हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि इस बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ग्रीन एनर्जी या क्लीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो एज ए इंडिया हम चाहते हैं कि 2070 यानी कि 2070 तक जो हमारा नेट कार्बन एमिशन है वो ज़ीरो हो जाए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी इस समय हमारा जो इंडिया है वो कार्बन एमिशन के मामले में थर्ड नंबर पे आता है। तो इस समय ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब अगर हम कार्बन एमिशन की बात करते हैं तो पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने की वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है। दूसरा हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम कार्बन एमिशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली बना रहे हैं वो हम लोग बना रहे हैं कोयल की मदद से, कोयले की मदद से, या तो फिर हम बना रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स की मदद से। अब इससे क्या है, कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के हमारे पास अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि विंड एनर्जी है, टरबाइन एनर्जी है या हाइड्रो पावर है। इसमें कार्बन एमिशन नहीं होता है, तो इसीलिए इस तरीके की जो एनर्जी है जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे, हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बट आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा या स्टॉक रहेगा वो हमारा सोलर एनर्जी के बारे में ही रहेगा। अब फिर बात करते हैं अगर बजट की। अगर हम बजट में देखते हैं तो मनरे यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो उसका बजट था लास्ट ईयर की बात करें तो वो 2% से बढ़ के 5% हो गया है। इसी को अगर हम बात करते हैं PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक जो इंसेंटिव्स है, वो लास्ट ईयर की बात करें तो 4500 करोड़ था, वो बढ़ के 24,000 करोड़ हो गया। यानी कि यहाँ पे भी हम जान सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा ही अभी फोकस कर रही है क्लीन एनर्जी के ऊपर। अब अगर हम स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं तो हम जानते हैं कि जब भी किसी सेक्टर में बहुत ज़्यादा फोकस होता है तो उस सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं वो बहुत तेज़ी से भागती हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हुए अगर हम बात करें अदानी ग्रीन की, जो अराउंड 2019 में 40 रुपीज़ था, जो बढ़ के अभी अराउंड 1950 चल रहा है, यानी कि अराउंड 48 टाइम्स से ज़्यादा। अगर आपने 2019 में अदानी ग्रीन में 1 लाख रुपए लगाया होता तो अभी अप्रॉक्सीमेटली 48 लाख रुपीज़ हो जाता। इसका मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्री ने बोला है कि वो 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे ग्रीन एनर्जी में। तो हम समझ सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस रोल प्रोवाइड करने वाला है। तो अभी तक हमने जितनी बातें करी, हमने आपको बताया कि कैसे ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड एक स्टॉक के बारे में आज मैं बात करूंगा जिसका नाम है वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप, जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय इसका मार्केट कैप अराउंड 483 करोड़ रुपीज़ है, यानी बहुत छोटी कंपनी हो जाती है। जब अगर छोटी कंपनी की हम बात करते हैं तो हमें वो मल्टी बैगर रिटर्न देने का मादा रखती है, लेकिन उसी के साथ साथ उसमें रिस्क भी एसोसिएट होता है। तो आज हम बात करेंगे वेबसोल एनर्जी कंपनी के बारे में। मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। अगर हम वेबसोल कंपनी के बारे में बात करें तो ये डिफरेंट तरीके के सोलर पैनल बनाती है डिफरेंट कंपनीज़ के लिए। अब अगर ये कंपनी की बात करते हैं तो ये 1990 में कंपनी स्टार्ट हुई थी और ये मेनली जो पहले एक्सपोर्ट करती थी और ये अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती थी कुछ अच्छी कंट्रीज़ को, जिसमें जर्मनी, स्पेन, इटली और US से आते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो ये कंट्रीज़ हैं काफ़ी अच्छी कंट्रीज़ हैं और वहाँ पे इन्होंने पिछले 25 ईयर से अच्छा सर्विस दिया है। तो हम बोल सकते हैं कि ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। अब देखिए, हम कभी भी किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो उसको कुछ बेसिक पैरामीटर्स देखते हैं, जिसमें हम EPS देखते हैं, डेट टू इक्विटी देखते हैं, उसका ROE देखते हैं और अदर पैरामीटर्स देखते हैं। तो अगर वीडियो आपको इसका डिटेल में देखना है तो मैं बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो अगर इस कंपनी की EPS की बात करें तो 2010 में जो इसका EPS था -1.43 था, जो बढ़ के 2020 में हो गया है 1.34। और अगर हम 2021 की बात करें तो इसका EPS है 21। तो हमारे बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर किसी का EPS 10 ईयर्स में 3 टाइम्स हो जाता है तो वो अच्छी बात होती है। अगर इसका EPS देखते हैं -1.43 से 2020 में 1.34, तो यहीं से 3 टाइम्स से बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर हम 2021 की बात करें तो ये 21 EPS है, तब तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन EPS में इसको मैं फुल मार्क्स नहीं देना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये जो EPS बनता है वो प्रॉफिट से ही बनता है। और अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें 2021 में तो जो इसका प्रॉफिट आया है वो अदर इनकम से आया है। इसके अराउंड 64 करोड़ के प्रॉफिट में अराउंड 60 करोड़ का प्रॉफिट तो उनका अदर इनकम से आया। तो यानी कि हमको प्रॉफिट कंसिडर करना चाहिए जो कि सिर्फ ऑपरेशन से ही आया, यानी उसका मेन काम से ही आया। प्लस मैंने ये भी बोला है कि जब भी हम EPS की बात करते हैं, अगर एक EPS है 10, 20, 30, 40, 50, तो ये जो कॉन्स्टेंटली बढ़ने वाला EPS होता है वो बहुत अच्छा होता है, रेदर देन कि अगर किसी का 10 है, फिर 1 है,
फिर 20 है, फिर -30 है। तो इस तरीके का जो फ्लक्चुएटेड बहुत वॉलेटाइल ईपीएस होता है वो अच्छा नहीं होता, बट इस कंपनी का ईपीएस इसी तरीके का है। तो ईपीएस में तो हम इसको फुल मार्क्स नहीं दे सकते हैं। तो दूसरा पैरामीटर आता है डेट टू इक्विटी रेशियो, ये 1 से कम होना चाहिए। तो अगर मैं इस कंपनी का बात करता हूँ तो 2017 में इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो था वो 1.45 था, यानी काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अगर हम बात करें अभी का तो उसका डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया 0.16, यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो के मामले में हम बोल सकते हैं इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब थर्ड पॉइंट हम बोल सकते हैं आरओई। इस नॉर्मली हम बोलते हैं कि जो आरओई होना चाहिए वो 12% होना चाहिए, लेकिन अगर इस कंपनी का आरओई की बात करें तो 10% है। बट क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी, तो उसके हिसाब से हम इतना रिस्क तो ले सकते हैं कि 10% आरओई वाले पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब चलिए कुछ अदर पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। अगर फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं तो इस कंपनी का अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मार्केट कैप है 483 करोड़ रुपीज़। तो अगर ये कंपनी बहुत स्मॉल कैप हो जाती है, अगर स्मॉल कैप की कंपनी की बात करें तो उसमें इन्वेस्ट करने पर रिस्क होता है, लेकिन मल्टी बैगर रिटर्न देने का उसमें दम भी होता है। अगर हम रिलायंस कंपनी की बात करें तो उसका मार्केट कैप अराउंड 17 लाख करोड़ है। तो इस कंपनी को डबल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और इतना आसान भी नहीं है। लेकिन अगर हम छोटी कंपनी की बात करें, जैसे मान लेते हैं 483 करोड़ की कंपनी है, तो 5000 करोड़ की कंपनी बनने में इतना टफ काम नहीं जितना कि 17 लाख करोड़ की कंपनी को 34 लाख करोड़ की कंपनी बनने में लग सकता है। लेकिन जहाँ पे रिटर्न देने के इतने चांसेस होते हैं वहीं पे रिस्क भी होता है। पांचवा पॉइंट, जैसे मैं बोल चुका हूँ कि जो कंपनी स्टार्ट हुई 1990 में और उसने काफ़ी अच्छी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी किया है, तो यानी कि काफ़ी पुरानी कंपनी हो जाती है। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 2 साल पहले कंपनी अभी सोलर सिस्टम बनाने में स्टार्ट हुई है और क्योंकि अभी फोकस हो रहा है तो स्टॉक मार्केट में इसका प्राइस बढ़ गई, ऐसा भी नहीं है। कंपनी काफ़ी पुरानी है और काफ़ी अच्छी कंट्रीज़ को इन्होंने एक्सपोर्ट भी किया है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। छठा पॉइंट, अब देखिए अगर हम बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग, जिस भी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग अगर स्टेबल रहती है तो हम उसको थोड़ा पॉजिटिव बोल सकते हैं। अगर मान लेते हैं किसी कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग 3 साल या 4 साल में 60% से घट के अगर 30% हो जाता है तो वो अच्छी बात नहीं होती है। इस कंपनी में अगर हम बात करें तो इनकी प्रमोटर होल्डिंग कम है, लेकिन वो कांस्टेंट रही है, अराउंड 25% रही है। हमारे पास डेटा है फ्रॉम 2019 से, तो 2019 से अभी तक अगर देखते हैं तो 25% से कांस्टेंट 25% है, तो इसको मैं एक पॉजिटिव पॉइंट मान सकता हूँ। 7th पॉइंट, इस कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो 170 करोड़ के हैं और उसके हिसाब से अगर मार्केट कैप देखें तो 483 करोड़। अगर इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, यानी कि रिजर्व डिवाइडेड बाय मार्केट कैप, जो 35% आता है, ये एक डिसेंट अमाउंट है। 8th पॉइंट, अगर हम 2020 की बात करें तो इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 80% रहा है, ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि जो इनकी इन्वेंट्री थी 2020 में वो पूरी ज़ीरो थी, यानी कि जितना भी इन्होंने प्रोडक्शन किया वो पूरा का पूरा सेल हो गया। 9th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जो स्टॉक मार्केट होता है वो फ्यूचर अर्निंग्स, यानी किस कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ होने वाला है उसी पे आपको पैसा मिलने वाला, उसी पे स्टॉक प्राइस डिपेंडेंट करते हैं। क्योंकि अब देखिए जो फ्यूचर है वो पूरा ग्रीन या क्लीन या रिन्यूएबल एनर्जी पर है, तो ये कंपनी क्योंकि उसी से रिलेटेड है, तो अगर आप इसका पास्ट कुछ ईयर्स का रिटर्न भी देख लेंगे तो स्टॉक मार्केट के टर्म में बहुत ज़्यादा रिटर्न है। इवन दो जो प्रॉफिट और सेल्स है वो इतना नहीं बढ़ा है, बट क्योंकि ये एक ऐसे सेक्टर को बिलोंग करती है जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है, तो इसी के चलते इसमें अगर स्टॉक रिटर्न देखें तो बहुत बेहतरीन मिलने के चांसेस हो सकते हैं। इससे पहले मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं उसको आपको पॉजिटिव पॉइंट्स बताए हैं, अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट बताते हैं। पहला नेगेटिव पॉइंट तो यही हो जाता है कि मार्केट कैप इसका 483 करोड़ रुपीज़ ओनली है, एक छोटी कंपनी हो जाती है। तो छोटी कंपनी को बड़ी कंपनियां काफ़ी ईजिली ख़त्म भी कर देती हैं, तो यहाँ पे ये रिस्क जरूर एसोसिएट होता है। दूसरा पॉइंट, अगर हम इस कंपनी के ईपीएस की बात करें, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल ईपीएस है। चाहे प्रॉफिट की बात करें बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, और अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो वो इतने अच्छे तरीके से नहीं बढ़ रही जितने अच्छे तरीके से बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम बोल रहे हैं कि ग्रीन और क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी का ही ज़माना है, तो इसकी सेल्स उस हिसाब से इतनी नहीं बढ़ी है। तीसरा पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, जो इन्होंने अदर इनकम से अपने ईपीएस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है वो मेरे को इतना सही नहीं लगा है। बिकॉज क्योंकि जो नॉर्मली बहुत से इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत से यूट्यूबर भी होते हैं, वो सिर्फ ईपीएस देखते हैं और प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन प्रॉफिट कहाँ से आए ये ज़रूर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगर मान लेते हैं मेरी एक आइसक्रीम की कंपनी है और मैंने आइसक्रीम बेच कर जो प्रॉफिट आ रहा है वो 2 करोड़ है, लेकिन मैंने आइसक्रीम की अपनी एक फैक्ट्री बेच दी है, उससे मेरे 50 करोड़ आ रहा है और प्रॉफिट मेरा अगर 52 करोड़ हो जाता तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी इन्होंने अदर इनकम की वजह से इनका ईपीएस भी इंप्रूव हुआ है और इनका जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। देखिए छोटी कंपनी, रिस्क तो हमेशा रहेगा, लेकिन हम अगर रिस्क लेंगे तभी हमको मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं इस कंपनी के बारे में बोलना चाहूँगा, अभी इसका राइट इशू भी आने वाला, अब किस प्राइस पे आएगा अभी तो हमारे पास ये डेटा नहीं है। जब भी किसी कंपनी का नॉर्मली राइट इशू आता है तो हमेशा जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कुछ डिस्काउंट पे शेयर्स मिलते हैं, क्योंकि कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है।
तो राइट इशू आने के बाद नॉर्मली कंपनी का जो शेयर है वो थोड़ा गिरता है, इसीलिए अभी इसका शेयर थोड़ा सा नीचे गिर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि फ्यूचर जो ग्रीन एनर्जी का है, क्लीन एनर्जी का है, रिन्यूएबल एनर्जी का है, तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और अपना रिसर्च खुद ज़रूर करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। और कभी भी अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपना टोटल पोर्टफोलियो, अगर मान लेते हैं आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है, 10 लाख का पोर्टफोलियो है, जो भी है, एक 1% से लेके 5% ही इस तरह की कंपनीज में आप लगा सकते हैं। ये नहीं कि आप 50%, 60% या 30%, इवन 10% भी नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।